गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास में। मेरा नाम है सुशील और आज हम ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी, मुझे बताइएगा। आंचल, भीम, अमित, राजीव, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियो और वीडियो आपको बढ़िया तरीके से नज़र आ रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी किसी प्रकार की। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें सीखनी होंगी ज्योमेट्री की, और कुछ नहीं, बहुत सारी बेसिक बातें सीखनी होंगी ज्योमेट्री की। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये दूसरा एंगल मान लीजिए 30 डिग्री का है, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, नॉर्मल सी बात है। या फिर ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आप सबको पता ही होगी। तो देखिए, अगर एंगल 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री है, तो यहां पर tan 30 डिग्री का रूल लगा के tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 30 डिग्री मतलब tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे में आधार। तो उस हिसाब से 30 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी आपकी 1, 60 के सामने की भुजा हो जाएगी आपकी √3, और 90 के सामने की भुजा हो जाएगी आपकी 2। तो देखिए, मैं यहाँ पे अलग से भी डायग्राम आपके लिए बना दे रहा हूँ एक बार और। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, इसके अंदर आपको ये बात समझनी है बस कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो 60 के सामने की साइड होगी √3, 30 के सामने की साइड होगी 1, और 90 के सामने की साइड होगी 2। 60 के सामने की साइड होगी √3, 30 के सामने की साइड होगी 1, और 90 के सामने की साइड क्या होगी 2। ठीक है, ये रेशो होता है। उसी तरीके से अगर हम रेशो को पलट दें, जैसे मान लो मैं कह दूं यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है, इसको हटा दें एक बार यहाँ से, तो 30 के सामने की साइड यहाँ पे पहुँच जाएगी 1, 60 के सामने की साइड यहाँ पे पहुँच जाएगी √3, और ये रहेगी आपकी 2, ये 2 ही रहेगी आपके। उसके अलावा अगर एंगल आपके 45 डिग्री और 45 डिग्री हैं,
एंगल आपके 45 और 45 डिग्री हैं, तो 45 के सामने की साइड होगी 1, 45 के सामने की साइड 1 और 90 के सामने की साइड होगी √2, 1 1 √2, ये वाली साइड्स होंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस पेज के ऊपर। और देखिए और देखिए ये सारे जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, रूल्स हैं, ये सारे आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा एक आध चीज़ थोड़ी छोटी आपको बोर्ड पे थोड़ी कम नज़र आ रही हो, लेकिन पीडीएफ में सारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रॉपर आपको नज़र आएंगे। पीडीएफ मैं शाम तक डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। अगले में कह रहा है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। दो चार बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, दो चार पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए इसके अंदर। देखिए स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी स्क्वायर बना हुआ है, तो ए सी और बी डी जो इसके डायगोनल्स हैं वो बराबर हैं। एरिया होता है भुजा गुणा में भुजा, ए इंटू ए स्क्वायर। डायगोनल होता है √2a। मान लीजिए साइड ए है, ये भी ए है, तो ये होगा √2a। अच्छा, इसके अलावा इसके ये जो चार पार्ट्स हैं ये बराबर होते हैं। जैसे ये AO BO CO और DO, ये चारों पार्ट्स आपके इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ये 45 डिग्री 45 डिग्री होता है, ये भी 45 45 45 45 और ये भी 45 और 45। और यहाँ पे एंगल होते हैं आपके 90 डिग्री 90 डिग्री। जो डायगोनल्स होते हैं वो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका रोम्बस। रोम्बस को कहते हैं समचतुर्भुज। रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं? समचतुर्भुज, ठीक है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन एंगल एक भी 90 डिग्री का नहीं हो सकता। इसके डायगोनल्स भी बराबर नहीं होते, लेकिन इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर जरूर काटते हैं। और इसके जो डायगोनल्स के हिस्से होते हैं वो बराबर होते हैं। AO बराबर होता है CO के और DO बराबर होता है BO के। ये AO बराबर होता है CO के और BO बराबर होता है DO के। और आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा और एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा। एंगल A एंगल C के बराबर होगा और जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा, ठीक है। अब एंगल A प्लस एंगल B का जोड़ होगा 180 डिग्री, B प्लस C का जोड़ 180 डिग्री, C प्लस D का जोड़ 180 डिग्री और D प्लस A का जोड़ 180 डिग्री। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री और ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो पड़ोसी कोण होते हैं, जो एकांतर कोण होते हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है आपका, ठीक है। उसके अलावा एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। मतलब 1/2 गुणा में पहला डायगोनल गुणा में दूसरा डायगोनल, ये होता है इसका
एरिया, क्षेत्रफल। तो ये अभी मैं आपको बस बता दे रहा हूं एक बार सारी चीजें, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप और डिटेल में खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें आपको खुद ही याद रखनी होंगी। मैं केवल ये बता सकता हूं आपको कि रोम्बस का एरिया 1/2 गुणा में विकर्ण 1 गुणा में विकर्ण 2 होता है, 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। लेकिन इसको याद आपको ही रखना होगा, फिर पेपर में ये इस्तेमाल होंगी बातें। नेक्स्ट देखें पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें तो पैरेलल लाइंस में कुछ एंगल्स और उनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज होती थी आपकी। देखिए जैसे यहां पर मैं ये कहूं ये मेरा एंगल ए है, ये मेरा एंगल बी है, ये मेरा एंगल सी है और ये मेरा एंगल डी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। समानांतर भुजाओं के बीच में बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। समानांतर भुजाओं के बीच में बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। उसके बाद एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। उसके बाद अब देखिए a प्लस बी 180 है, b प्लस सी 180 है, दोनों को बराबर रख दिया। a प्लस बी और बराबर b प्लस सी, दोनों को बराबर रख दिया तो b से b कट जाएगा। तो यहां से एंगल a बराबर हो जाएगा आपका एंगल c, एंगल a बराबर हो जाएगा एंगल c। तो एंगल a बराबर एंगल c जो होगा ये होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, यानी संगत कोण। उसके बाद एंगल C बराबर एंगल D आपका होगा ही। एंगल C बराबर एंगल D जो होगा ये होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और उसके बाद A बराबर C है, C बराबर D है, C से C कट गया तो A बराबर D बचेगा। एंगल A बराबर एंगल D, ये होगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, एकांतर विमुख कोण, एकांतर विमुख कोण। तो पैरेलल लाइंस के बीच में ये एंगल्स और उनकी ये प्रॉपर्टीज आपकी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन क्या मतलब अगली प्रॉपर्टी ये देखिए आप, इसमें कह रहा है पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो पैरेलल, समानांतर और बराबर होती हैं, ठीक है। अब AB जो है वो DC के पैरेलल है, AD जो है वो BC के पैरेलल है, और जो AO और OC है और BO और OD है वो बराबर होंगे। मतलब जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटेंगे। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा आपका, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए बस इसमें,
ठीक है। अच्छा, इसके भी एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री का होता है, ठीक है। आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इसके भी बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी के होगा और एंगल बी बराबर एंगल डी के होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है यहाँ पर। उसके बाद इसकी जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम विल इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द डायगोनल्स। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, जो इसकी भुजाओं के वर्ग का योग होता है ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर के। जो इसकी भुजाओं के वर्ग का योग होता है वो इसके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है आपका, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। देखिए, मैं ना आपको बस एक हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं हर एक चीज का। वैसे तो कायदे अनुसार क्या है कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं 5 साल तक इन सभी चीजों को क्रमवार चरणबद्ध तरीके से पढ़ा है। लेकिन मुझे पता है कि आपको नहीं पता, मुझे पता है कि आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूं, एक एक बात खुद से मौखिक रूप से बोल के भी बता रहा हूं, डायग्राम में शो भी कर रहा हूं, दिखा भी रहा हूं, और मैंने ये एज इट इज बनी बनाई आपके लिए पीडीएफ में भी अपलोड कर देनी है। आज ही पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल पे भी कर दूंगा, एप्लीकेशन पे भी कर दूंगा, दोनों जगह पे आज ही पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम हिंदी में, इसके आमने सामने की भुजा जो होती हैं दो, वो होती हैं पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगी। बाकी की दो भुजाओं का कोई रूल नहीं होता, वो कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एरिया, क्षेत्रफल। इसका एरिया होता है ये भुजा प्लस में ये भुजा बटे में 2 गुणा में हाइट, गुणा में हाइट। हाइट जो या तो यहां से गिर जाएगी इसके ऊपर इस तरीके से, या फिर हाइट जो यहां से गिरेगी इसके ऊपर इस तरीके से, तो गुणा में हाइट होती है, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, एरिया मैंने दोबारा से फिर ये लिखा हुआ है ए बी और ए सी की, ए बी और एच की फॉर्म में, ये डायग्राम जो बना हुआ है इसके हिसाब से। अच्छा, यहां पे आपका जो ये आप देख पा रहे हैं डायगोनल जब हमने डाल दिए इसके ऊपर, ये डायगोनल जब हमने डाल दिए तो होगा क्या, जो ये वाला आपका ट्राइंगल है ए ओ बी और जो ये वाला ट्राइंगल है आपका डी ओ सी, ये दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इसका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो साइड्स का रेशियो लिया जाएगा, ये साइड्स का रेशियो लिखा हुआ है आपके सामने, एंगल के अकॉर्डिंग होता है साइड्स का रेशियो। आगे चल के सिमिलैरिटी में आपको डिटेल में भी पढ़ाने वाला हूं। इस एंगल के सामने इसकी भुजा और इस एंगल के सामने इसकी भुजा, इस एंगल के सामने इसकी भुजा और इस एंगल के सामने इसकी भुजा, और इस एंगल के सामने इसकी भुजा और इस एंगल के सामने ये भुजा, इनका रेशियो बराबर होगा। ये लिखा हुआ है ओसी बटे में एओ बराबर ओडी बटे में बीओ बराबर सीडी बटे में ए बी, ऐसे होता है। देखिए, नेक्स्ट है ट्राइंगल, त्रिभुज। ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट होता है आपका परपेंडिकुलर, लंब, जिसको एल्टीट्यूड, हाइट या फिर ऊंचाई भी कहते हैं। यहां पर एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ये देख सकते हैं आप। जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी मान लीजिए मैंने बनाया, ये बना भी हुआ है आपके सामने, उसमें मैं ये कहता हूँ एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये रहा डायग्राम इसका, दिस वन, एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसी के साथ जैसे ये है आपका सेकंड पॉइंट मीडियन, माध्यिका,
तो ट्रायंगल ABC में AD उसका मीडियन है, माध्यिका है, और कुछ इस प्रकार कि ये जो BD है वो CD के बराबर है। BD इक्वल्स टू CD, BD जो है वो CD के बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा? परपेंडिकुलर सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बस, और कोई काम नहीं करेगा। मीडियन क्या करेगी? सामने वाली भुजा पे जाके उसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, और कोई काम नहीं करेगी मीडियन आपकी। उसके बाद तीसरा है आपका, तीसरा और चौथा एंगल बाइसेक्टर है एक तो, और एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का डायग्राम नहीं बना हुआ, मैं बना देता हूं यहां पे। जैसे ये है आपका ABC, और मैंने यहां से एंगल A का बाइसेक्टर डाला मान लो, तो वो क्या करेगा? वो इस एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो एंगल BAD होगा वो एंगल CAD के बराबर होगा। ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो जिस किसी कोण को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है जो भुजा, वो उसकी क्या कहलाती है? एंगल बाइसेक्टर कहलाती है, कोण विभाजक कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए, मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिखा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ। इसके बाद एक बार मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आप मेरे को एक बार ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो ऐसा है। वैसे तो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इससे थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए मैं अपना अलग ही डायग्राम बना लेता हूं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ABC। मैं कहता हूं भुजा BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालिए, तो भुजा BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए ऐसे गिर जाएगा। ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगा। अब यहां पर बस जानने वाली बात यह है कि आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ना बना दें कि A से खींच के BC पे मिला दें, ऐसे ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सामने वाले पॉइंट से होकर ही गुजरता है। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ही ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा? यहां पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगा। 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं कहता कि इसी के अंदर परपेंडिकुलर बनाइए,
तो इसी के अंदर परपेंडिकुलर अगर आपको बनाना होता तो वो कुछ इस तरीके से बन जाता, वो सबसे सीधी भुजा होती जो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती। फिर मैं इसी में कहता कि मीडियन बनाइए, तो मीडियन कुछ इस तरीके से हो जाता, इस पॉइंट से इसके बिंदु पर आकर मिलता। क्यों? क्योंकि ये इसको भुजा को बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करना था। और एंगल बाइसेक्टर तो एंगल बाइसेक्टर है, वो तो सिर्फ एंगल को बाइसेक्ट करेगा, उसका तो सामने वाले भुजा के किस बिंदु पर जाना है इससे कोई लेना देना उसका नहीं है। ठीक है, अब एक बार मुझे आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, 2-3 मिनट का टाइम हम यहां पे लेंगे कम से कम। एक बार आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके एक बार मुझे बताएंगे सभी बच्चे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। करिए।
चलिए, तो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं आपको एक बात, मैं फिर बता रहा हूं, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। अब तक मुझसे पढ़ के आप एक बात तो समझ गए होंगे कि मैं किसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातों में यकीन नहीं करता। जो बात होती है मैं वही बताता हूँ। मैं कभी आके ऐसा नहीं बोलता, अरे मेरे बच्चों बहुत आसान है, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ऐसी कोई बात कभी भी नहीं बोलता, ठीक है? तो जो सच बात होती है मैं सच बताता हूँ आपको। तो मैं एक बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। आपको पीडीएफ में से खोल के ये प्रॉपर्टीज दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। एंड ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्री का सारा खेल ही प्रॉपर्टीज का है। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा ज्योमेट्री आपको समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और जिसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। सभी तीन भुजाएं बराबर और सभी तीन कोण बराबर। ये आपका मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सभी तीन भुजाएं बराबर और सभी तीन एंगल्स बराबर, ठीक है? उसके बाद अगर हम इसके अंदर तीनों पॉइंट्स से आप इसके अंदर परपेंडिकुलर डाल दें, मीडियन डाल दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दें, एंगल बाइसेक्टर डाल दें, तो वो सेम होगा, ठीक है? इसके अंदर देखिए ADBECF विल बी परपेंडिकुलर, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसा सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही हो सकता है। आपने AD डाला, AD, और आपने कहा जी AD तो परपेंडिकुलर है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, लेकिन AD सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं होगा, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, AD मीडियन भी होगा और AD एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है? ये चारों का काम करेगा। इसी तरीके से यहां से और इसी तरीके से यहां से। अब इसके अंदर और भी चीजें हैं। इसका एरिया होता है √3/4a², हाइट होती है √3/2a, एरिया होता है √3/4a², हाइट होती है √3/2a, ठीक है? उसके बाद ये जो अंदर आप देख रहे हैं, ये O पॉइंट है आपका अंदर, O से लेकर A तक और O से लेकर B तक और O से लेकर C तक, ये है इसकी सरकम रेडियस, परित्रिज्या। इसकी परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3। उसके बाद O से लेकर यहाँ नीचे D तक, E तक और F तक, ये है इसकी इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। इसका फॉर्मूला होता है a/2√3। और इसकी जो अंदर वाली रेडियस होती है वो बाहर वाली रेडियस से आधी होती है, हाफ होती है, ठीक है? और इसके अलावा इसकी हाइट, सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशो होता है 3:2:1, 3:2:1। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे आपको याद करने हैं। ये सारे आपको याद करने हैं, जितने भी मैं आपको बता रहा हूं। अभी बस एक बार सुन लो, पीडीएफ मिलने के बाद लेक्चर को दोबारा से देखोगे और पीडीएफ में से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी।
अगला है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या? सम द्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल सम द्विबाहु त्रिभुज, इसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके आमने सामने के दो कोण बराबर होते हैं। जैसे ये बना हुआ है ए बी सी, तो इसमें जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगा और उसके आमने सामने का एंगल, ये वाला जो एंगल है उसका ये एंगल के बराबर होगा। जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर होगा। ये जैसे लिखा हुआ है आपका। और इसके अलावा इसके अंदर एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या है कि अगर आप इसके तीसरे कोण के बिंदु से, अगर आप इसके तीसरे कोण के बिंदु से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं, वो वहां पर मीडियन भी होगा, वो वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा और वो वहां पर एंगल बाइसेक्टर भी होगा। यहां पे ये लिखा हुआ है, देखिए, इन दिस ट्राइंगल if we draw a perpendicular from the point of third angle on the third side, then it will be median, angle bisector and perpendicular bisector also। अगर हम तीसरे कोण के बिंदु से तीसरी भुजा पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। उसके बाद अगर कोई एक ट्रायंगल है आपका, उसमें ये वाली भुजा मान लीजिए इसके बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और डी कोई पॉइंट दे दिया बीसी पर, नीचे वाली भुजा पर, यानी एडी बन गया, तो एक ये प्रॉपर्टी बनती है आपकी, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी गुणा में सी डी। ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी गुणा में सी डी, ये प्रॉपर्टी बनती है आपके। बनाइए। और आपको इन्हें अभी जल्दीबाजी में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है, आप पीडीएफ में से आराम से देख देख के अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये सब हम जानते हैं। एरिया आप जानते हैं, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में आधार, ये भी हम जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जिसको बोला करते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी इन रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये हम जरूर याद रखें, ट्रिक होती है कम एक तरीके की, P प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2, ये इन रेडियस निकालने का इसका तरीका होता है। और जो इसकी सरकम रेडियस होती है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, जो इसकी सरकम रेडियस होती है वो हमेशा इसकी हाइपोटेनस, जो इसका कर्ण है उसका आधा होती है। ये इसका लंब है, ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है। जो इसकी सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या यानी बाह्य त्रिज्या होती है वो इसके कर्ण का आधा होती है, हाफ होती है। उसके बाद किसी भी ट्रायंगल का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट होता है। आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने बना हुआ है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स आर द combination of three sides of a triangle which will always follow the Pythagoras theorem and will make right angle triangle only। ट्रिपलेट त्रिभुज की तीन भुजाओं का वह समूह होता है जो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा और समकोण त्रिभुज ही बनाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे 3 4 5 6 8 10 9 12 15 5 12 13 7 24 25 9 40 41 8 15 17 11 60 61 और 60 80 100। ये अगर किसी ट्राइंगल की तीन भुजाओं की लंबाइयां हैं तो आपको ये जांचने की या ये पता करने की या एग्जामिनर के द्वारा आपको ये बताए जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा हमेशा। उसके बाद अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के पॉइंट से, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के पॉइंट से सामने वाले हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा, तो कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं। देखिए उसमें एक तो ये जो BD निकलता है ये कैसे निकलता है, देखो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बी इंटू पी भी हो सकता है और हाफ इंटू एच इंटू स्मॉल एच भी हो सकता है। दोनों को बराबर रख दिया तो BD की लंबाई आ गई P इंटू बी अपॉन में H। तो जो BD की लंबाई होगी हमारी वो आ जाएगी AB इंटू BC अपॉन में AC, इस तरीके से B इंटू बी अपॉन में H, ये होती है आपकी BD की लंबाई। उसके अलावा अगर BD परपेंडिकुलर है AC पर, BD परपेंडिकुलर है AC पर, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर होगा AD गुणा में AC के, BC का स्क्वायर बराबर होगा CD गुणा में CA के, उसके अलावा BD का स्क्वायर बराबर होगा AD गुणा में CD के, उसके अलावा AD बटे में CD बराबर होगा AB स्क्वायर बटे में BC स्क्वायर। कहाँ गया, ये रहा, AD बटे में CD बराबर होगा, ये पहला मैंने बताया, ये दूसरा, ये तीसरा। अच्छा, AD बटे में CD बराबर होगा AB स्क्वायर बटे में BC स्क्वायर के। बाकी के फॉर्मूले कुछ ज़्यादा काम के नहीं होते, बस वैसे ही जान लो, 1 बटे BD का स्क्वायर बराबर होता है 1 बटे AB का स्क्वायर प्लस में 1 बटे BC का स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा AB बराबर होता है BC गुणा में CD बटे में CD, BC गुणा में BD, BC गुणा में BD बटे में CD, और BC बराबर होता है यहाँ से, ये होगा आपका AB गुणा में BD बटे में AD, AB आएगा यहाँ पे, AB गुणा में BD बटे में AD। ये बाकी के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और 4, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी के कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब वही राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही एक और पॉइंट बताना चाह रहा है। अगर अभी देखो, अभी मैंने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर जो BD है वो परपेंडिकुलर होगा, तो पिछले पेज पे जितनी चीजें बनी वो सारी होंगी आपके। लेकिन अगर BD जो है वो मीडियन है, अगर BD जो है वो मीडियन है, तो BD माध्यिका है, मतलब ये इसके बराबर है, तो होगा क्या कि ये और ये तीनों बराबर हो जाएंगी एक तो, ठीक है, हमेशा, और ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो गई आपकी, ये भी रेडियस हो गई आपकी, और ये भी रेडियस हो जाएगी आपकी। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल
if we draw median from the point of right angle on the hypotenuse, then the median will divide hypotenuse into two parts. Then the length of median will equals to the half of the hypotenuse and the median will be circumradius of that triangle. तो लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज में यदि समकोण के बिंदु से कर्ण पर माध्यिका डाली जाए तो वह माध्यिका को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करेगी तथा माध्यिका की लंबाई कर्ण से आधी होगी तथा उस माध्यिका की लंबाई उस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या मानी जाएगी। तो जो BD है वो मीडियन है अगर, तो BD बराबर AC का आधा होगा और BD ही जो होगी वो इसकी सर्कम रेडियस होगी। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम रेडियस परित्रिज्या बाह्य त्रिज्या होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है। मतलब इस डायग्राम में अगर देखें तो AC का आधा होगी हमेशा हमेशा हमेशा। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एनी एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इन द सेमी सर्कल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बनाया गया कोई भी कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है और ये उसकी डायमीटर है। तो अगर आप इस डायमीटर का इस्तेमाल करके इस सेमी सर्कल में कहीं पे भी कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का ही होगा। ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर बना लूं, यहां पर ये एंगल भी आपके सेमी सर्कल में माने जाएंगे डायमीटर द्वारा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। सो एनी एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इन द सेमी सर्कल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बनाया गया कोई भी कोण सदैव हमेशा 90 डिग्री का होगा, ऑलवेज। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी स्केलन एंगल ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी तो भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी एंगल बराबर नहीं होता। एरिया का फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी, जहां पर एस होता है पेरीमीटर, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 और एरिया का फॉर्मूला एक बता दिया है, दूसरा भी बताऊंगा। इसकी जो सर्कम रेडियस होती है, परित्रिज्या होती है, उसको निकालने का एक यूनिवर्सल तरीका होता है। ये किसी भी ट्रायंगल पे लगाया जा सकता है। a इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया, मतलब तीनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन बटे में 4 गुणा में एरिया। और जो इन रेडियस होती है उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है एरिया बाय सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। ठीक है। उसके अलावा एक साइन फॉर्मूला और होता है एरिया निकालने का, कि जैसे अगर मान लीजिए ये वाली साइड है हमारी A, ये वाली साइड है B और ये वाली साइड है C, तो मैं ये कहता हूं 1/2 गुणा में A गुणा में C गुणा में साइन B। यहां पे ना उल्टा दे दिया है एक्चुअली में, ये वाली साइड तो होनी चाहिए थी A, देखो मैं लिखता हूं, ये वाली साइड तो होनी चाहिए थी A, ये वाली साइड होनी चाहिए B और ये वाली साइड होनी चाहिए C, तब ये सही बनेगा। तो अब देखो मैं ये कहता हूं 1/2 गुणा में
2 गुणा में a गुणा में c गुणा में साइन ऑफ एंगल b, एरिया 1/2 गुणा में b गुणा में a गुणा में साइन ऑफ एंगल c, ये b और a, और 1/2 गुणा में b गुणा में c गुणा में साइन ऑफ एंगल a, ये होगा आपका इसका एरिया का साइन फॉर्मूला। इसका इस्तेमाल कभी कभी मेंस लेवल के क्वेश्चंस में किसी किसी में हो जाता है, बाकी जगह पर इसका कोई ज़्यादा खास इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण आपका, ठीक है। तो वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, बाह्य कोण परिमेय प्रॉपर्टी या गुण कुछ भी कह लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे देखिए ये एंगल आपका 40 डिग्री का है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, तो नॉर्मल सी बात है ये 80 हो जाएगा, तो उधर वाला कितना हो जाएगा 100। तो मैं ये कहता हूं कि मैंने ये 80 नहीं निकाला, मैंने ये 80 नहीं निकाला और मैंने डायरेक्ट कह दिया कि ये 100 डिग्री जो है ये 40 प्लस में 60 से मिलके बना है। ये जो 100 डिग्री है ये 40 प्लस 60 से मिलके बना है, मैंने डायरेक्ट कह दी ये बात। तो यही होती है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। तो जैसे यहाँ का ये एक्सटर्नल एंगल है आपका x, ये अंदर वाले एंगल b और c के सम के बराबर होगा, ये लिखा हुआ x बराबर b प्लस सी, y बराबर जो होगा ये a प्लस सी के बराबर होगा, y बराबर a प्लस सी, और z बराबर जो होगा ये a प्लस बी के बराबर होगा, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ऐसा होता है। नेक्स्ट एक बार इसको पढ़िए, मैं बताता हूं फिर आपको।
देखिए इसमें कह रहा है सिमिलैरिटी, समरूपता। इफ टू एंगल्स ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, then third angle will also be the equal, and those two triangles will be similar, and the ratio of the sides according to the right angle will be same. According to the angle will be same. यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई से दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, तथा उस अवस्था में वह त्रिभुज समरूप कहलाएगा और कोण के अनुसार उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। जैसे यहां देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी अपन में ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर इस तरीके से। देखिए इसका ये एंगल 60 डिग्री है, इसका ये एंगल 80 डिग्री है और इसका ये एंगल 40 डिग्री है। इसका ये एंगल 40 डिग्री है, ये 60 है और ये 80 डिग्री है। तो ट्राइंगल ए बी सी में 40 के सामने की साइड है बी सी, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में 40 के सामने की साइड है पी आर, तो बी सी अपॉन में पी आर। उसके बाद 80 के सामने है ए बी, वहां 80 के सामने है क्यू आर, तो ये लिखा हुआ, और बचा हुआ एंगल आपका 60 के सामने है ए सी, यहां 60 के सामने पी क्यू, ये है आपका। तो अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा ही होगा, और अगर तीनों एंगल बराबर हैं आपके तो उनकी भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो एंगल्स के अकॉर्डिंग आपके बराबर होंगे। ये बात है बस। विकास पूछ रहे हैं क्वेश्चन कब होंगे। क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, आज की क्लास में सिर्फ बेसिक ही बताया जाएगा, पीडीएफ दे दी जाएगी, आपको बेसिक ही पढ़ना होगा। और एक और सूचना है आप सभी के लिए कि कल है संडे और मंडे से लेके वेंसडे तक मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो आपकी अगले 4 दिन क्लास नहीं होगी। अब आपकी सीधा वीरवार को क्लास होगी, थर्सडे को क्लास होगी, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए सिमिलैरिटी में क्या होता है कि साइड्स का रेशियो तो बराबर होता ही है, परपेंडिकुलर का, एंगल बाइसेक्टर का, मीडियन का, पेरीमीटर का, इन सब का रेशियो भी वही रहता है। और उसके बाद आगे क्या कह रहा है, if all these conditions are followed and triangles are similar, then the area of those triangles will be equal to the square of the ratio of the sides. यदि ये सभी बिंदु फॉलो हो रहे हों तथा त्रिभुज समरूप हो आपके, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब तो ए बी बटे में क्यू आर का स्क्वायर, बी सी बटे में पी आर का स्क्वायर, ए सी बटे में पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर और पेरीमीटर का स्क्वायर। तो अगर दो ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि इसकी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की भुजा BC का और QR का या PR का, सॉरी, BC का और PR का जो रेशो है वो 1:2 है, तो जो एरिया का रेशो होगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो भुजाओं के रेशो के स्क्वायर में होगा। 1 का स्क्वायर होगा आपका 1 और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4। 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। बनाइए।
नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी में डी ई बी सी के समानांतर है। जो डी ई है वो बी सी के समानांतर है अगर, तो देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा आपका, और ये एंगल कॉमन होगा आपका। ठीक है, कॉमन होगा तो हमेशा क्या होगा, ए बी बटे में ए डी बराबर ए सी बटे में ए ई बराबर बी सी बटे में डी ई। देखो अगर ये इसके सिमिलर है तो अब आपको एंगल देने की भी जरूरत नहीं है उसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए। समानांतर है अगर, ये एंगल इसके बराबर हमेशा होना ही होना, ये एंगल इसके बराबर हमेशा होना ही होना है, और ये कॉमन एंगल आपका हमेशा होना ही होना है। ठीक है, तो ए बी बटे में ए डी बराबर ए सी बटे में ए ई बराबर बी सी बटे में डी ई, ये आपका हो जाएगा। उसके अलावा छोटी भुजाओं का रेशियो भी बराबर होगा, ए डी बटे में बी डी बराबर ए ई बटे में ई सी, ए डी बटे में बी डी बराबर ए ई बटे में ई सी, छोटी भुजाओं का रेशियो भी बराबर होगा। इसके अलावा इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां से। अगला क्वेश्चन ये है आपका, देखिए सिमिलैरिटी, समरूपता। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, देन एक त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए डी जो है वो इसका मध्य बिंदु है, ई जो है वो इसका मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, डी को आप मिलाएंगे तो जो डी होगा वो बी सी के पैरेलल होगा हमेशा। जो डी होगा वो बी सी के पैरेलल होगा हमेशा, साथ ही साथ जो डी होगा वो बी सी से हाफ होगा, बी सी का आधा होगा हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ डी जो है वो बी सी के पैरेलल होगा और साथ में डी जो है वो बी सी से आधा होगा। अच्छा, अब ट्राइंगल जो ए बी सी है और जो ट्राइंगल ए डी ई है, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर तो ये डी ई और बी सी के पैरेलल होने से ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो बराबर होगा। कैसे, ए बी बाय ए डी इज इक्वल्स टू ए सी बाय ए ई इज इक्वल्स टू बी सी बाय डी ई, ये वाला जो रेशियो है साइड्स का आपका ये बराबर हो जाएगा। और इसके अलावा छोटी भुजाओं का रेशियो भी बराबर रहेगा, ए डी बटे में बी डी बराबर ए ई बटे में ई सी। और ये तो है ही आपका कि साइड्स का रेशियो 1:2 रहेगा। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। इसके अलावा अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो 1:4 होगा। 1 का होल स्क्वायर ये 1 हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो जो होता है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर में होता है हमेशा। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक आपको?
देखिए अगले में कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ए, देन एक त्रिभुज ए बी सी में अगर ए डी इंटरनल एंगल ए का विभाजक है तो देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एंगल ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी और इसमें इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर डाल दूं इस तरीके से, ये एंगल इसके बराबर है और ये पॉइंट है आपका डी, तो इसमें क्या होगा ए बी बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में सी डी, ये होगा आपका ए बी बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में सी डी। उसके अलावा एक ट्राइंगल ए बी सी में अगर ए डी एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, अगर जो ए डी है वो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा ए बी सी या जो आगे बी सी को आगे बढ़ाने पे बनेगा ए बी डी, तो इसमें क्या होगा ए बी बटे में ए सी बराबर होगा बी डी बटे में सी डी, ये आपका रेशो यहाँ पर बनेगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से ये रेशो बनेगा और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से ये रेशो बनेगा। रेशो थ्योरेटिकली लिखने में सेम होता है, प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने में अलग होता है। बनाइए। देखिए सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के केंद्र बिंदु, पहला है सरकम सेंटर, परिकेंद्र बिंदु। इसको क्या कहते हैं? देखिए एक ट्राइंगल के ना चार तरह के सेंटर होते हैं। एक होता है सरकम सेंटर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलके बनता है, एक होता है इन सेंटर जो एंगल बाइसेक्टर से मिलके बनता है, एक होता है ऑर्थो सेंटर जो परपेंडिकुलर से मिलके बनता है, और एक होता है सेंट्रोइड जो मीडियन से मिलके बनता है। तो वन बाय वन अभी हमें उन्हें और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बात को। देखिए पहला पॉइंट है आपका सरकम सेंटर। द कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज नोन एज सरकम सेंटर। एक त्रिभुज में तीनों अभिलंब विभाजकों द्वारा मिलकर बनाया गया बिंदु परिकेंद्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए जैसे मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम फिर से बना के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए हमने ये डायग्राम बना लिया इसका ए बी सी, तो ये यहाँ से मान लीजिए हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया, ये एक हमने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया,
एक ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो तीनों आके इस बिंदु पर मिलेंगे। अब इस बिंदु से लेकर आपकी ए तक की दूरी, बी तक की दूरी और सी तक की जो दूरी होगी वो होगी बराबर। ए तक की, बी तक की और सी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर। और इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। और इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से एक सर्कल खींचेंगे इन रेडियसेस का, तो वो ऐसे बनेगा आपका। तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका सरकम सेंटर, ये रेडियस कहलाएंगे सरकम रेडियस और ये सर्कल कहलाएगा सरकम सर्कल, परिवृत्त, ठीक है। अब ये वाला एंगल आपका, और यहां पर ये जो एंगल बनेगा x मान लो, तो ये एंगल भी आपका x होगा। तो एंगल A प्लस में एंगल x क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B प्लस में यहां पे बना लो y और यहां पे बना लो y। एंगल B प्लस में एंगल y होगा 90 डिग्री और एंगल C प्लस में एंगल Z होगा 90 डिग्री। ये तो पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर ये है। कभी कभी इस पर सरकम सेंटर से सवाल पूछा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इस प्रॉपर्टी में सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाए तो हम बता देंगे। 90 डिग्री होता है इस तरीके से। उसके बाद है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, अधिक कोण त्रिभुज में। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर बनेगा वो आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज से बाहर बनेगा। बस यही बात हमें जाननी होती है कि एक अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसमें जो परिकेंद्र बिंदु बनेगा वो त्रिभुज से बाहर बनेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। और इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये कभी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो आपका हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है, मध्य बिंदु पर। जैसे हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ये, और मैं कहूँ इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा, तो इसका सरकम सेंटर हमेशा यहाँ होगा, हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा, ऑलवेज। द सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विल ऑलवेज बी एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। एक समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र बिंदु हमेशा कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, हमेशा। नेक्स्ट है आपका इन सेंटर। अंतः केंद्र बिंदु, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, अच्छा ये किससे मिलके बनता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स इज नोन एज इन सेंटर। एक त्रिभुज में तीनों कोण विभाजकों द्वारा मिलकर बनाया गया बिंदु अंतः केंद्र बिंदु कहलाता है, ठीक है। यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर है आपका, ये एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर है। ये आई पॉइंट पे जाकर मान लीजिए मिल रहा है, ये ए बी सी है। तो अच्छा पी यहाँ पे दे रखा है तो इसको पी मान लो भाई, ये पी पॉइंट है। तो एंगल जो बी पी सी होगा, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। एंगल जो बी पी सी होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ये जो एंगल बी पी सी बनेगा, बी पी सी बनेगा, ये 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बनेगा। एंगल बी पी सी जो बनेगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर डालें,
ये आपने इसको आगे खींच दिया, ये यहाँ से इसको आगे खींच दिया और एक्सटर्नल एंगल यहाँ से बना दिया, और एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर अगर हम डालें तो उसमें माइनस हो जाएगा बस। ये जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो ये जो एंगल BOC होगा ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। बनाइए इसको। अगला है आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो तीनों माध्यिकाओं से मिलकर बनता है। ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो सेंट्रोइड होता है वो अपने मीडियंस को, माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये AO OD का रेशो 2:1 होगा, BO OE का रेशो 2:1 होगा, CO OF का रेशो 2:1 होगा। सेंट्रोइड विल डिवाइड मीडियन इनटू 2:1, 2:1। AO OD, BO OE एंड CO OF ये आपका 2:1 होगा, 2:1। तो सेंट्रोइड जो होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। आंचल परेशान हो रहे हैं बच्चे हैं। अभी कितनी प्रॉपर्टीज और बाकी हैं, आंचल पूछ रही हैं। अभी प्रॉपर्टीज हैं बाकी थोड़ी सी। सारा खेल ही प्रॉपर्टीज का है। ज्योमेट्री में सारा खेल ही प्रॉपर्टीज का है भाई। देखिए, अगर आप एक ट्रायंगल के अंदर तीनों मीडियंस प्लॉट कर देंगे, अगर आप एक ट्रायंगल के अंदर तीनों मीडियंस प्लॉट कर देंगे तो वो तीनों मीडियंस उस ट्रायंगल को 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देंगे। अगर आप एक मीडियन डालेंगे किसी ट्रायंगल के अंदर तो वो उस ट्रायंगल को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देंगे। अगर आप 2 मीडियन डालेंगे तो यहाँ का एरिया और ऊपर का एरिया बराबर होगा, और यहाँ वाला एरिया 1 1 होगा, तो ऊपर वाला नीचे वाला एरिया 2 और 2 होगा। और इसके अलावा अगर आप पूरे मीडियंस ना डाल के नीचे वाले पार्ट्स को हटा देंगे तो 1 2 और 3 ये 3 पार्ट्स का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जितने भी एरिया को डिवाइड करने वाली चीजें होती हैं ये किसके द्वारा की जाती हैं,
मीडियन के द्वारा की जाती है, माध्यिकाओं के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए मीडियन की लंबाई x, y और z है, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 4/3 रूट s इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड। इससे जहां पर s होगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 2, x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 2, ये होगा आपका s का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे कि इफ BE एंड CF आर द मीडियंस एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, अगर BE और CF मीडियंस हैं, माध्यिकाएं हैं, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही हैं, तो यहां पर जो BC की वैल्यू होगी वो बराबर होगी आपकी AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर बटे में 5, ये होगा आपका, ठीक है। उसके बाद BC वह भुजा होगी जिस पर मीडियन नहीं पड़ रहा है और AB और AC वो भुजा होगी जिस पर मीडियन पड़ रहा है। BC वह भुजा होगी जिस पर मीडियन नहीं पड़ रहा है और AB और AC वो भुजा होगी जिस पर मीडियन पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर ले आता हूं मैं इसको, देखिए अगर मान लीजिए ट्रायंगल ABC में AD उसका मीडियन है, माध्यिका, तो प्रॉपर्टी बनेगी आपकी AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर 2 ऑफ AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। ये माध्यिका है, अगर मीडियन है मतलब ये इसके बराबर है, तो AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर 2 ऑफ BD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। या तो BD ले लो या CD ले लो, यहां पर BD की जगह CD का स्क्वायर भी कह सकते थे, बात तो एक ही है, BD कह लो या CD कह लो, उसमें तो कोई फर्क किसी प्रकार का है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बिंदु, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल 3 परपेंडिकुलर्स इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। एक त्रिभुज में तीनों लंब द्वारा मिलकर बनाया गया बिंदु लंब केंद्र बिंदु कहलाता है, ठीक है, लंब केंद्र बिंदु कहलाता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक न्यून कोण त्रिभुज में आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी ये बनेगी कि ये वाला जो एंगल होगा एंगल A और जो ये वाला एंगल होगा एंगल BOC, ये वाला BOC और एंगल A, इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, B प्लस AOC 180 डिग्री, C प्लस AOB 180 डिग्री। इसके अलावा AO गुणा में OD बराबर BO गुणा में OE बराबर CO गुणा में OF, AO गुणा में OD बराबर BO गुणा में OE बराबर CO गुणा में OF। ये भी एक प्रॉपर्टी आपकी बनती है जहां पर तीनों परपेंडिकुलर डाले जाते हैं वहां पर। बस बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और बची हैं दोस्तों, थोड़ी सी हिम्मत और बनाए रखिए बस। और आप देख ही सकते हैं भाई, मेहनत तो मुझे भी बहुत करनी पड़ रही है, तो एक तरीके से थकावट तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी।
नीलेश कह रहे हैं कि अलजेब्रा की क्लास 9 सिर्फ 14 मिनट की है। नीलेश, असल में क्या हुआ था कि अलजेब्रा की क्लास 9 होनी ही नहीं चाहिए थी, वो क्लास 8 है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पर लाइट चले जाने की वजह से कनेक्शन बीच में कट गया था और वो रिकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में हो गई थी। तो मुझे वो क्लास 8 तो अपलोड करनी ही पड़ी, वो क्लास 8 का बचा हुआ 15 मिनट का पार्ट भी अपलोड करना पड़ा, तो उसको मैंने क्लास 9 का नाम दे दिया। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जितनी है उतनी ही पूरी है। आप क्लास 8 देखिए पूरी, उसके बाद क्लास 9 देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो भाई, आज तो भाई बहुत बोल बोल के मेरे भी सर में दर्द होने लगा है और आप लोग भी देख देख के सर में दर्द होने लगा होगा ज़रूर। देखिए, इसमें कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्रायंगल के बाहर बनेगा। देखो भाई, यहाँ पर है ना, ये ट्रायंगल OBC जो है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका ऑर्थो सेंटर होगा पॉइंट A। उसके बाद जो ट्रायंगल आपकी AOB है उसका ऑर्थो सेंटर होगा C, और जो ट्रायंगल AOC है उसका ऑर्थो सेंटर होगा B। ये ट्रायंगल BOC का होगा A, AOC का होगा B और AOB का होगा C। बनाइए, ये आपके ऑर्थो सेंटर होंगे। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो राइट एंगल पॉइंट पर होगा, समकोण के बिंदु पर होगा। ये जो आपका पॉइंट है, राइट एंगल का जो पॉइंट है, यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। ट्रायंगल ABC का जो पॉइंट B है यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। पूछा नहीं जाता, बस जस्ट अ थिंग। उसके बाद ये एक दो चीजें और देख लीजिए। अगर ट्रायंगल ABC में AD आपका परपेंडिकुलर है तो AB का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर माइनस 2 ऑफ CD इंटू BC। ये देखिए ये, और AC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर माइनस 2 ऑफ BD इंटू BC। ये देख सकते हैं। उसके अलावा अगर ट्रायंगल ABC में AD, BE और CF जो है वो आपके एंगल बाइसेक्टर हैं, एक ही त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर हैं, तो आपका OD बटे में AD, OE बटे में BE एंड OF बटे में CF, इसका जो जोड़ होगा ये 1 होगा। PDF आपको मिल ही जाएगी, उसमें और अच्छे तरीके से देख लेना आप लोग। अभी यहाँ पर बस एक बार सुन लो, समझ लो। ये सारे फॉर्मूले होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको आपको याद रखना होता है, याद रखना होता है इनको आपको। एक दो और रह गए बस, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। ये तो हो गया। ये वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि अगर इंटरनल एंगल, एक तो ऊपर वाले में क्या कह रहा है, AD, BE और CF मीडियन हैं और वो उनका जो जोड़ होगा वो 3 भुजाओं के जोड़ से कम होगा।
तो EDBCF उसकी माध्यिकाएं हैं, तो त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं के योग से ज़्यादा होगा। बस एक पॉइंट है आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, जैसे इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर डालें और एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर डालें, वो जहाँ पर मिलेंगे तो बाहर बनने वाला एंगल ये अंदर बनने वाले एंगल का हाफ होगा। यानी अंदर वाला जो एंगल है ये ए के ऊपर ये 2 थीटा है, तो यहाँ पर सिर्फ एंगल कितना होगा, थीटा होगा, हाफ होगा एक तरीके से। नेक्स्ट लास्ट आपका साइन और कोसाइन फॉर्मूले हैं इसके अंदर। तो देखिए साइन फॉर्मूला क्या कहता है आपसे, साइन फॉर्मूला ये कहता है a बाय साइन a, मतलब ये आपका a है साइड, ये a है साइड, ये b है, ये c है, ये एंगल a है, ये b है, ये एंगल c है। a अपॉन में साइन a बराबर b अपॉन में साइन b बराबर c अपॉन में साइन c बराबर 2 ऑफ r रेडियस। और इसके अलावा कोसाइन फॉर्मूला, एक कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है आपसे, इस ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ एंगल ए। ये इसी तरीके से ये और इसी तरीके से ये आपके साइन फॉर्मूले और कोसाइन फॉर्मूले होते हैं, इनको भी बना लीजिए। इनका कोई ज़्यादा खास इस्तेमाल नहीं होता है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। ये मैंने आज आपको ज्योमेट्री की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ सिखाई हैं, समझाई हैं, ठीक है भाई। मैं फिर आपसे कहूँगा एक बात कि मैं इसकी PDF आपके ऐप के ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूँगा, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF में से अपने नोटबुक में इन सभी प्रॉपर्टीज़ को बना लीजिएगा और इनको पढ़ना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको आती होंगी तो ज्योमेट्री आती होगी, प्रॉपर्टीज़ नहीं याद होंगी तो ज्योमेट्री सीखना, सिखाना, समझना, समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको अगली क्लास जो हमारी वीरवार से होगी उससे समझाऊंगा, जो अगली क्लास हमारी वीरवार से होगी उससे समझाऊंगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आपको बढ़िया तरीके से आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।